नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं किंशक शर्मा पुनः आप लोगों का यूट्यूब चैनल किंशक शर्मा की कक्षा के माध्यम से स्वागत करता हूं। अब तक अपनी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर की एक एक क्लास हो चुकी है। जैसा कि मैं पहले भी आपसे वायदा कर चुका हूं कि मेरी प्लानिंग में है कि मैं रोजाना आपको एक इंडियन हिस्ट्री और एक राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर पर क्लास दूँ, लेकिन अभी तक मैं सक्सीड नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं शायद कल से आजकल मैं ही आरंभ कर दूंगा 2 क्लासेस पर डे की 1-1 घंटे की। आज आपकी जो क्लास है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। थोड़ा सा शेड्यूल अपना थोड़ा सा गड़बड़ा है। वो हालांकि रोजाना क्लास सारी, लेकिन जो मैं मेरी प्लानिंग में है कि इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर साथ साथ चलती रहे। बहरहाल आज मैं भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास ले रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि अपना जो हड़प्पन सभ्यता और जो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में जो इस्लाम आरंभ हुआ था थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेकिन मैं शायद कल से भी रेगुलर क्लासेस देना चालू कर दूंगा आज के बाद से। आज जो अपनी यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो अपना चल रहा था, उसमें आज की जो क्लास है वो याद रखिएगा, वो क्लास है अपनी आज डच वेरिंग द ऑस्ट इंडिशिया कंपनी। हम लोगों ने इस चीज़ को भी काफ़ी विस्तार से देख लिया था कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियां जो भारत के अंदर आई थी उनके अपने आगमन का क्रम क्या था, उन कंपनियों के अपने अपने नाम क्या हैं। जैसा कि आप लोग सामने के सामने देख रहे हैं, वेरिंगी दे ऑस्ट इंडिशिया कंपनी, दैट इज डच कंपनी। डच बेसिकली नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है। याद रखना, इस कंपनी का नाम बेहद यूनिक है, वेरिंगे दे ऑस्ट इंडिशिया कंपनी, यानी कि VOC। इसको यूनाइटेड आप इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी पुकारते हैं छोटे रूप में। आज इस पूरी कंपनी को हम ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड के डच के, इसको बड़े विस्तार से देखेंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर में पोर्तुगीज़ एस्तादा द पोर्तुगीज़ जो कंपनी है, यानी कि पोर्तुगीज़ व्यापारी कंपनी और डच व्यापारी कंपनी का कंपेरेटिव चार्ट पकड़ाऊंगा, उनका तुलनात्मक अध्ययन पकड़ाऊंगा। काफ़ी मैं जो विस्तार की जो बात कर रहा हूँ, डेप्थ की जो बात कर रहा हूँ, उस पर मैं अपनी बात पर मैं खरा रहूँगा। जो दूसरी कंपनी जो आई थी भारत के अंदर पुर्तगालियों के पश्चात, पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात, वो है डच कंपनी। याद रखिएगा, डच कंपनी जो नीदरलैंड जो देश है, जिसको आप हॉलैंड भी कहते हैं, तो हॉलैंड के निवासियों को नीदरलैंड भी कहते हैं, उन्हें डच भी कहा जाता है। ये उन लोगों की कंपनी है। जैसा कि नाम से प्रतीत है, बेहद यूनिक सा नाम है, वेरिंगे दे ऑस्ट इंडिशिया कंपनी, जिसको आपने एक नाम और पुकारा है VOC। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख बात यदि हम आरंभ करें तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, आधुनिक जो कारखाना उत्पादन व्यवस्था है, यानी कि जिसको आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर्स कहते हैं, जहाँ पर एक ही छत के नीचे कई सारे कारीगर वैतनिक स्तर पर, वैतनिक आधार पर किसी उत्पादन कार्य में संलग्न रहते हैं, उसको अपन कारखाना पद्धति कहते हैं। उसके जनक डच माना गया है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 1650 ईस्वी के अंदर, इस बात को याद रखना, 1650 ईस्वी के अंदर बंगाल के कासिम बाजार में, इस बात को याद रखिएगा, बंगाल के कासिम बाजार में डच व्यापारी कंपनी के द्वारा 1650 ईस्वी में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया गया था। और रेशम का धागा निर्माण के लिए उस जमाने में इन लोगों ने 3000 लेबर या 3000 कारीगरों को हायर किया था, और उन्हें एक ही छत के नीचे अग्रिम वेतन देकर, ये डचों की प्रमुख देन है, उन्हें रोजगार दिया था। तो एक ही छत के नीचे एक उत्पादन के लिए सामूहिक तौर पर सहकारिता कार्टेल पद्धति के तौर पर श्रम, मानवीय श्रम का संलग्न होना, हम प्रोडक्शन उसको कारखाना पद्धति के तहत मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक कारखाना पद्धति का जो जनक है, जिस व्यापारी कंपनी को श्रेय जाता है, वो व्यापारी कंपनी कौन सी है? वो डच व्यापारी कंपनी है। 1650 ईस्वी में कासिम बाजार के अंदर डचों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया भी, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। वो शब्द मैंने जो बोला वो शब्द है कार्टल। कार्टल शब्द का मैंने प्रयोग किया है। ये कार्टल शब्द असल में क्या है, क्या मतलब है कार्टल का? कार्टेल का मतलब है यहाँ पे सहकारिता। आप लोगों ने देखा था इसके पूर्ववर्ती जो कंपनी थी, जो पोर्तुगीज यहाँ पर आया था 17 मई 1498 ईस्वी को, वास्को डी गामा, तो उनकी जो पद्धति थी शासन मतलब व्यापार करने की, वो किस पर थी? वो एस्तादे दे इंडिया, यानी कि अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, और पूरे हिंद महासागर पर उनकी जो नीति थी वो थी आतंक और भय पर। बावजूद इसके डचों ने जो नीति एक्वायर की, जो अख्तियार की नीति, वो नीति कौन सी थी? सहकारिता, यानी कि कॉपरेशन पर। संपूर्ण वाणिज्यिक इतिहास में साझेदारों को सबसे अधिक यदि लाभांश पकड़ाया है शेयर, तो वो डच कंपनी है। एक बात,
इन लोगों ने जहां पर आतंक और भय नीति थी किसकी, पुर्तगालियों की, डचों की सहकारिता पर निर्भर थी। दूसरी बात, पुर्तगालियों का जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको ध्वस्त करने का श्रेय डचों को जाता है। यद्यपि अंतिम माला उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पहनाई गई, लेकिन जो आरंभ किया गया, जो बीड़ा उठाया गया पुर्तगीज के व्यापारिक केंद्रों पर आक्रमण करके उन्हें अधिग्रहित करने का, वो डचों के द्वारा किया गया था। आइएगा आगे देखते हैं। यदि हम विषय और सारांश की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण है। 1498 ईस्वी में कालीकट में जो कप्पक डाबू जो बंदरगाह था, उस पर वास्को डी गामा के आगमन के पश्चात हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण बढ़ता चला गया था और उन्होंने सुदृढ़ सेना, आतंक और भय के द्वारा उसको संपूर्ण हिंद महासागर का, अपने आप को सागर का स्वामी बोल दिया था। समुद्री क्षेत्र में प्रमुख दुर्गों की स्थापना के अलावा जो कोस्टल एरिया था भारत का, मालाबार तट वाला, मालाबार तट आप कौन सा कहते हैं, जो केरल वाला एरिया है, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला जो एरिया है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो एरिया केरल का मालाबार तट, उसके भी समुद्री इलाकों पर उन्होंने भूमि पर प्रमुख केंद्र, सामरिक केंद्र स्थापित कर दिए थे, ताकि सप्लाई लाइन के रूप में किसी भी जिन्हें आप कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में उन्हें सप्लाई लाइन मिलती रहे। इसके तहत उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी बखूबी संचालित किया पुर्तगालियों ने। अब तटीय क्षेत्रों में जब पुर्तगालियों का पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया, वो तब तक रहा जब तक कि डच और अंग्रेजों ने आके उन्हें खदेड़ नहीं दिया। इस बात को याद रखिएगा। हॉलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। डचों ने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों के भय और आतंक पर जो आधारित नीति थी, कौन सी, कार्ड्स अरमेडा, यानी कि परमिट लेकर उन्हें व्यापारिक सुरक्षा प्रदान करना उनके व्यापारिक काफिलों को, उसके आधार पर डचों ने यहाँ पे कौन सी नीति अपनाई, वह नीति थी सहकारिता या कार्टेल की नीति। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्लासेज आपके लिए नेट JRF कॉलेज और स्कूल लेक्चरशिप या ISRS के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो आप लोग बराबर देखते जा रहे हैं। अब पुर्तगालियों के द्वारा जो मालाबार तट से जो गरम मसालों का जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और इधर ये लोग कैप ऑफ गुड होप के द्वारा जो ये यूरोप के साथ जो व्यापार कर रहे थे, और हम जानते हैं हिंद महासागर में पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था वो क्या कहलाया करता था, एस्तादो दी इंडिया में पुर्तगाली नाविक शक्ति जैसे जैसे बिखरती चली गई, डच और ब्रिटिश कंपनियों ने वैसे वैसे अपनी हिस्सेदारी बांटते चले गए। यद्यपि अंग्रेजों की तुलना में डचों की जो नाविक शक्ति थी, जो नेवल उनका जो ताकत थी, वो थोड़ी कमज़ोर थी। तो यद्यपि डच शुरुआत में पुर्तगालियों के व्यापारिक अड्डों पर हमला करने में, चोट पहुंचाने में ज़्यादा सफल हुए, लेकिन अंतिम मलाई खाने का मौका जिसे मिला पुर्तगालियों की मेहनत का, वो अंग्रेज थे। तो निसंदेह हमें इसमें कोई शक और शुबह नहीं होना चाहिए, निसंदेह पुर्तगालियों की तुलना में डचों एवं अंग्रेजों को व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों की समझ अधिक थी। अब कई बार ये बात आती है, सर आप इस तरह की बातों पर जोर क्यों देते हैं, ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता। भैया जी, कब आपके कथन और कारण के रूप में आ जाए, सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछ ले, यू कांट इमेजिन। प्रश्न आ सकता है, क्या ये कथन सत्य है कि पुर्तगालियों की तुलना में डच और अंग्रेजों को व्यापारिक और आर्थिक मामलों की समझ अधिक थी? तो आप लोग कहोगे जी। यद्यपि पुर्तगालियों की तरह डच भी एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन पुर्तगालियों पर पूरा नियंत्रण मात्र एक शाही परिवार का था। इतना कठोर नियंत्रण डचों को पर नहीं था, और ब्रिटिशर्स पर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अंत तक एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में काम करते रहे। भले ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ शिकंजा कसना चालू हुआ था, लेकिन मूल ढांचा उनका बदला नहीं था। और उनका जो मूल उद्देश्य था अंग्रेजों का, कि फाइनली हमारा जो प्राइमरी गोल है वो है हमारे जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जो इंटरेस्ट हैं उन्हें ग्रोथ की तरफ लेके जाना, ग्रेजुअली उन्हें घटने नहीं देना है। अब पुलिकट में इन लोगों का जो मुख्यालय था डचों का, ये याद रखना, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक शब्द जोड़ दूंगा, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर के चित्र वाले सोने के सिक्के जारी किए थे, और वो सिक्के क्या कहलाए थे? पेगोडा।
पेगोडा क्या है? अब प्रश्न आएगा यहाँ पर। देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आ गई, बड़ी ही महत्वपूर्ण सी बात आपके सामने आ गई है कि भैया जी पेगोडा क्या है? डचों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के। डचों ने कौन से टकसाल से जारी किए? तो आपका जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा यहाँ पे? स्पष्ट तौर पर वो जवाब होगा स्पष्ट तौर पर पुलिकट की टकसाल से। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसको लिख लेता हूँ, जो लाइन छूट गई है, डचों ने, राइट, पुलिकट से। और प्रश्न आ सकता है पेगोडा किस धातु के थे? सोने के सिक्के थे। और इस पर किसका चित्र था? न कोई डच के किसी देवता या यूनानी देवता का, यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर, जिसको भगवान विष्णु कहते हैं, उसका चित्र अंकित था। तो 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आ गए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि ये ऑफलाइन क्लासेज है या ऑनलाइन क्लासेज है, क्योंकि मैं अपनी एक व्यवहारिक समस्या आपके सामने रख चुका हूँ। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ मेरे हाथ में नहीं होना सॉर्ट आउट करना, और राइट नाउ मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर काम कर सकूँ। मेरे लिए जो इजी गोइंग है, मैं आसान रहेगा कि मैं उसी पर अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखूं, क्योंकि वो सहज है मेरे लिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण सी एक बात है आपके सामने कि आपको सिर्फ ये कंटेंट देखना है कि जो एकेडमिक कंटेंट मिल रहा है वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि डचों के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे वो पेगोडा थे, पुलिकट के टकसाल से जारी किए गए, और उन पर जिनका चित्र बना हुआ था वो था भगवान वेंकटेश्वर या भगवान विष्णु के चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आएगा आपके सामने कि इस कंपनी का नाम क्या है? ये जो व्यापारिक कंपनी कौन सी डचों की, इसका नाम है, याद रखना, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड। तो एक नाम आ गया इस कंपनी का, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1602 में हुई थी। यद्यपि डच नागरिक पहले ही भारत में आ गया था 1595 में। डच जो नाविक था, यात्री था, उसी कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो आ गया था, उसी उत्तराशांतरीप द्वीप जो दक्षिण अफ्रीका का जो निचला छोर था। हमने पुर्तगाली वाले चैप्टर में काफ़ी विस्तार से सैटेलाइट मैप्स के जरिए भी इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो जो समुद्री पथ है, प्रश्न ये भी प्रश्न आपके सामने आएगा कि जो समुद्री पथ था डचों का वो क्या था? याद रखना, कैप ऑफ गुड होप वाला। काफ़ी महत्वपूर्ण सी बात है ये भी। मैं इसीलिए कॉपी पेन अपने पास में रखता हूँ ताकि जो भी चीज़ें छूट जाए, रह जाए, उन्हें मैं मेंशन करता रहूँ और आपको ज़रूर दूँ नोट्स के जरिए। तो कंपनी, डच कंपनी का जो एक नाम आ रहा है आपके सामने क्या आ रहा है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसी कंपनी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? याद रखिएगा, इसी कंपनी का दूसरा नाम आपको मिलता है VOC, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। वेरिंगे दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, ये नीदरलैंड की भाषा है। VOC, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, एंड VOC यानी कि वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1602 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी है और इसको आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से ये चीज़ें याद रखनी ही होगी। इसकी स्थापना कब हुई ये भी याद रखना, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डच संसद पार्लियामेंट के द्वारा, हॉलैंड की पार्लियामेंट के द्वारा। कौन से वर्ष स्थापना की गई? 1602 ईस्वी में। और 1602 ईस्वी में इस डच कंपनी के द्वारा 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इसको एकाधिकार प्रदान कर दिया था, वहाँ पर कॉलोनीज बसाने का और उन पर गवर्नर के माध्यम से। तो भारत में यह भी याद रखना, भारत में पुर्तगाली कंपनियों के जो मुखिया थे, इस बात को समझना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। भारत में पुर्तगाली कंपनियों के जो प्रमुख थे वो कहलाया करते थे, इस बात को याद रखना, वॉयसरॉय। और भारत में डच कंपनी के जो प्रमुख थे डच बस्तियों के, वो कहलाया करते थे गवर्नर। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं तुलनात्मक अध्ययन, मैंने अभी कहा, नेक्स्ट क्लास में देने जा रहा हूँ आप लोगों को, और ये काफ़ी विस्तार से चलने वाला मामला है, काफ़ी विस्तार से। तो भारत में पुर्तगाली कंपनियों के, भारत में पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगाली जो पुर्तगाली जो बस्तियाँ थी, टाउन्स थी, उनका जो हेड था वो था वॉयसरॉय। जबकि यदि हम डच प्रमुखों की बात करें तो वो कहलाए, यहाँ पर जो डच प्रेसिडेंट थे टाउन्स के, डच बस्तियों के, वो कहलाए फैक्ट्रीज के गवर्नर। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगला देखिएगा,
ये उस ज़माने में जब 1602 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशा कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड और डच, इन द 1602 1602 ईस्वी में जो स्थापित की गई थी। तो इस बात को समझना कि ये उसका लोगो था। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को, ये था उसका लोगो, देख लीजिए। ये लोगो यूं है, वी, ये ओ और ये सी, राइट, वी ओ सी, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशा कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई है आप लोग जानते हैं, 1602 ईस्वी में। भारत में आने वाला लेकिन जो प्रथम व्यक्ति था इस कंपनी की स्थापना से पहले, वो था कौन सा व्यक्ति, कॉर्नेलिस डेहस्तमान। कॉर्नेलिस डेहस्तमान, या आप कह सकते हैं कॉर्नेलियस हाउटमैन, या उसी को आप कह सकते हैं कॉर्नेलियस हाउटमैन। मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ यहाँ पे स्थापित हुए हैं, पहले भी मैंने ऑफलाइन वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए थे, वहाँ पर जो ह्यूगो वॉन सलेटन सेकंड की जो जानकारी है वो गलत है। मैं खुद इस चीज़ को, वो मेरी जानकारी गलत थी, यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने पहले वो वीडियोज़ देखे हों, यदि मैंने कहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं अब तक पढ़ाता है, तो उस नाम को ह्यूगो वॉन सलेटन सेकंड को, वो गलत जानकारी है। जो प्रथम व्यक्ति यहाँ पर आया, ही वॉज अ सेकंड डच हु केम टू द इंडिया। जो प्रथम नागरिक भारत में आया डच का, नीदरलैंड का, हॉलैंड का, वो था कॉर्नेलिस डेहस्तमान या कॉर्नेलियस हाउटमैन, जो कब आया 1595 ईस्वी में। तो 1595 ईस्वी में 1595 में कॉर्नेलियस हाउटमैन यहाँ पर आया, लेकिन डच कंपनी की स्थापना, वीओसी की स्थापना, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशा कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में हुई थी। अब यदि हम इसकी बात करें तो इनकी जो प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित हुई, इनकी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई, वो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, याद रखिएगा, मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में ही 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की भी प्रथम बस्ती स्थापित हुई थी। यही मछलीपत्तनम या मुसलीपत्तनम एपी आंध्र प्रदेश, तो भारत का जो दक्षिणी जो समुद्री तट है उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो ये एरिया तो क्या कहलाता है, याद होगा आप लोगों को, चोल मंडल या कोरोमंडल। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मालाबार तट। इस बात को अब तक मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को समझा दिया है। ये वाला एरिया कहलाता है मालाबार तट, और जो ये पूर्वी एरिया है बंगाल की खाड़ी वाला, वो चोल मंडल, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो 1605 ईस्वी में डचों की पहली फैक्ट्री या पहला व्यापारिक केंद्र, गोडाउन कहाँ स्थापित हुआ, मछलीपत्तनम या मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में। दैट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो इनकी जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो कहाँ पर हुई, आंध्र प्रदेश में, पेत्तोपोलिया निजामपत्तनम में। याद रखिएगा, पेत्तोपोलिया निजामपत्तनम में। जबकि बंगाल में पहली फैक्ट्री इनकी पीपली में स्थापित हुई 1627 ईस्वी में। लेकिन जल्दी ही चिंसुरा इनका प्रमुख केंद्र बन गया था, चिंसुरा और सिरमपुर जहाँ पे इन्होंने पहली अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी, जैसे गोवा में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में जो डच प्रमुख थे, मैंने पहले ही कहा, भारत में डच प्रमुख क्या कहलाया करते थे, गवर्नर। भारत के डच प्रमुख गवर्नर कहलाया करते थे। और भारत में जो प्रमुख डच गवर्नर रहे उनके नाम सुन लीजिएगा, ये जनरली मिलते नहीं है आपको कहीं पर भी, रेंस्ट लॉरेंस रियल एंड जॉन कॉयन। रेंस्ट लॉरेंस रियल 2 और तीसरा जॉन कॉयन। कई और भी रहे होंगे लेकिन ये 3 शुरुआती दौर में प्रमुख थे। तो भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, मछलीपत्तनम यानी कि मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। द्वितीय फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, याद रखिएगा, पेत्तोपोलिया निजामपत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, 1627 ईस्वी में, पीपली के अंदर। और डचों के प्रमुख भारत में क्या कहलाया करते थे, बस्तियों के या फैक्ट्रीज के गवर्नर। जबकि पुर्तगालियों के वॉइसरॉय। याद करिए, संस्थापक फ्रांसिस डी अल्मीडा, वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और फिर तीसरा जो प्रमुख था वो कौन था, नीनो डी कुन्हा। भारत में डचों का जो मुख्यालय स्थापित हुआ वो तमिलनाडु में 1590 ईस्वी में। कहाँ पे स्थापित हुआ, पुलिकट में। जबकि आप जानते हैं पहला कोचीन में स्थापित हुआ था, किसका, पुर्तगालियों का। फिर 1530 में नीनो डी कुन्हा कहाँ पे लेके गया था, गोवा, जिसे 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था। अब ये चीज़ें बार बार जितना अपन रिवाइज करेंगे ना उतना ही आपको
फ़ायदा मिलता चला जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चैनल पर, इस क्लास में, इस व्यक्ति किंशुक शर्मा के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, और मेरा हर शब्द एक प्रश्न के रूप में ही आपके सामने आएगा। आपका वक्त कभी खराब नहीं होगा, सिवाय कुछ डेटा और कुछ पैसा तो खर्च होगा रोजाना इन वीडियोज़ को देखने का। भारत में जो मुख्यालय स्थापित हुआ वो तमिलनाडु में पुलिकट में। और पुलिकट के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि पुलिकट की टकसाल से डच गवर्नर के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे भगवान वेंकटेश्वर के चित्रण वाले या चित्र वाले, वो थे पैगोडा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ तक मिलती जा रही है। और थोड़ी कंजूसी मत किया करो, मेरे को आप लोग अपनी भावनाओं से अवगत करवाया करो, जितने भी लोग देखते हैं कमेंट्स के जरिए। मैं देखिए, न तो मैं लायर हूँ, ना मैं झूठा व्यक्ति हूँ। मेरी कुछ समस्या इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो जब मेरे को वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा आसान है कि डायरेक्ट मैं लाइव होकर बात करूँ, वहाँ पर ये अपलोडिंग का कोई झगड़ा नहीं रहता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप में से कई लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे तक मुझे काफ़ी लंबा सपोर्ट किया लाइव क्लासेस के जरिए, लेकिन अब आपका फ़र्ज़ बनता है कुछ, यदि मेरे को प्रॉब्लम है तो आप लोग उसी विश्वास के साथ टिके रहें, तभी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना आपका साथ रहेगा आपके शब्दों के द्वारा, आपकी भावनाओं के द्वारा, उतना ही मेरे अंदर ऊर्जावान रहूँगा, मेरा प्रोत्साहन रहेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने का। तो भारत में जो मुख्यालय स्थापित हुआ इनका, वो कहाँ पर स्थापित हुआ? पुलिकट, तमिलनाडु में। और इनके आगमन का जो प्रमुख उद्देश्य था डचों का, वो था मसाला व्यापार करना, मुख्य उद्देश्य। जबकि उनका क्या था? पुर्तगालियों का आरंभिक उद्देश्य था गरम मसालों का व्यापार करना। दूसरा क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। और दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई जो पूरा समुद्री व्यापार था उस पर एकाधिकार करना बिना किसी व्यापारिक प्रतिद्वंदी के। इसीलिए उन्होंने कार्ड्स अरमेडा, पुर्तगालियों ने आतंक, भय और आतंक वाली नीति को अपनाया था। इनका जो प्रमुख दुर्ग था उनका तो सेंट एंजेलो फोर्ट था, आप लोगों को मालूम है, राइट? कन्नूर दुर्ग है ना, केरल वाले एरिया में पुर्तगालियों का। इनका जो प्रमुख दुर्ग था डचों का, वो था 1613 ईस्वी में बंगाल में चिनसुरा। उसको गुस्तावुस फोर्ट भी कहा गया, गुस्तावुस फोर्ट भी कहा गया है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिख भी रहा है। गुस्तावुस फोर्ट या चिनसुरा फोर्ट भी उसको कहा गया। अब देखिएगा, तो ये प्रमुख जानकारी आपने देख ली। प्रमुख बस्ती प्रमुख बस्ती आंध्र प्रदेश में 1605 में मछलीपत्तनम में, दूसरी निजामपत्तनम पेत्तोपोलिया जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट? नेक्स्ट जो है इनकी जो बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में। इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? पुलिकट, तमिलनाडु के अंदर 1590 में। और इन्होंने जो प्रमुख दुर्ग बनाया वो चिनसुरा बंगाल में 1653 ईस्वी में गुस्तावुस फोर्ट बनाया था। यदि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, जिसको आप VOC कहते हैं, वेरिंगी डे ओस्ट इंडिशा कंपनी, जिस समय इसकी स्थापना हुई तब इनकी कुल राशि कितनी थी? याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। 65 आपके सामने आ रहा है। कितनी संख्या होगी ये? 65 लाख गिल्डर या 6,50,000? 65 लाख गिल्डर जिससे इन्हें व्यापार करना था। इतनी बड़ी राशि को लेकर जो VOC जो कंपनी थी वो 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का उसको एकाधिकार डच संसद या पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी भारत के अंदर डच कंपनियों की, वो दूसरी विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुलिकट स्थित जो गैल्ड्रिया दुर्ग था उसको छोड़ दें तो किसी भी डच बस्ती में कोई किलेबंदी नहीं थी। मतलब एक गैल्ड्रिया फोर्ट को छोड़ दें तो कोई भी फोर्टिफाइड नहीं था। पुलिकट की जो जहाँ पे इनका मुख्यालय था 1590 में जो इन्होंने तमिलनाडु में स्थापित किया था, कोई भी बस्ती किलेबंद नहीं थी। और इन लोगों को भारत से उखड़ने का मूल कारण जो था वो ये था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो VOC थी, वेरिंगी डे ओस्ट इंडिशा कंपनी, जो 1602 में स्थापित हुई, उसकी ज़्यादा जो रुचि थी वो इंडोनेशिया को आप मालूम हो तो स्वर्ण द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है, कि गरम मसालों के व्यापार में ज़्यादा थी। मतलब गरम मसालों के व्यापार में इंडोनेशिया में ज़्यादा थी। तो इनका पूरा जोर जो था वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई समुद्र में जो द्वीप है इंडोनेशिया, उसके गरम मसालों के व्यापार पर अधिक थी। भारत में इन्होंने जो कारखाने यहाँ स्थापित किए, पुलिकट में 1590 में तो मुख्यालय हो गया था, 1610 में कारखाना, सूरत में 1616 में, करिकाल में 1645 में, चिनसुरा में जहाँ पे गुस्तावुस फोर्ट इन्होंने स्थापित किया था,
1653 में कासिम बाजार पटना बालासोर नेगापट्टनम में 1659 के अंदर आते आते, और कोचीन के अंदर केरल वही 1663 ईस्वी में, जहाँ पर इनका मुख्यालय था पहला पुर्तगालियों का। ये इनका भारत के अंदर। भारत में इन्होंने, याद रखना, सबसे ज़्यादा जिस वस्तु को यूरोप की प्रमुख आयात करने वाली वस्तु बना दी थी, भारत से निर्यात और यूरोप के लिए आयात, वो था सूती वस्त्र का व्यापार। सूती वस्त्र के व्यापार को उन्होंने प्रमुख वस्तु बना दिया था। और डचों द्वारा, ये बात भी याद रखना, डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भारत से नील, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, नील, शोरा और सूती वस्त्र का, मुसलीपट्टनम से नील का व्यापार करते थे। और मुख्यतः डच लोग भारत से जिस वस्तु के व्यापार में संलग्न थे वो थे सूती वस्त्र। क्लियर है? ये बात भी याद रखना। भारत में सूरत का जो केंद्र था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका दूसरा नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ याद हो जाए, VOC, वेरिंगी डे ओस्ट इंडिशा कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। दो बातें आ गई, पुलिकट का जो बस्ती थी गैलरिया की, डचों की, उसको छोड़ दें तो भारत में और कोई डच बस्ती फोर्टिफाइड या किलेबंद नहीं थी। और सभी केंद्रों में सूरत का जो केंद्र था वो सबसे अधिक लाभ कमाने वाली बस्ती थी। चिंसुरा की बात मैंने कही थी कि यहाँ पे गुस्तावुस नामक फोर्ट का निर्माण हुआ था। हमने ये भी कहा कि पुलिकट से स्वर्ण पैगोडा सिक्के यहाँ से जारी किए गए, भगवान वेंकटेश्वर वाला, राइट। डचों ने पुर्तगालियों की एक तरह से कब्र खोद दी थी। यह भी याद रखना, कोरोमंडल तट कौन सा है? याद रखना, दक्षिणी भारत का पूर्वी समुद्री तट, ईस्टर्न, जहाँ पर कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। तो कोरोमंडल या चोलमंडल वाला जो एरिया था, मद्रास वाला, उसको मलक्का तथा, मलक्का कहाँ पर है? क्योंकि मलक्का मलेशिया में है, मलक्का मलेशिया में, और मलेशिया कौन से एरिया में? बंगाली खाड़ी वाला जो हिंद महासागर है। यानी कि भारत का जो पूर्वी जो समुद्री इलाका है हिंद महासागर का, दक्षिणी पूर्वी एशिया, वहाँ पर मलेशिया का एक बंदरगाह है मलक्का। तो कोरोमंडल तट को इन लोगों ने, डचों ने, मलक्का तथा निकटवर्ती द्वीपों का बायां हाथ बतलाया, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया वहीं पर है। मैंने अभी कहा कि डचों की जो प्रमुख रुचि थी वो किस में थी? भारत से अधिक इंडोनेशिया के गरम मसालों के व्यापार में थी, क्योंकि भारत से भी अधिक जो गरम मसाले थे वो इंडोनेशिया से आते थे। और उनको मालूम था यदि, क्योंकि बिना वहाँ के कपास मिले, वो जानते थे मलक्का में व्यापार का अंत हो जाता। तो चूंकि मलक्का को कपास भारत से जा रहा है, सूती वस्त्र है ना, और वहाँ से गरम मसाले भारत में आ रहे हैं, तो उसका जो बेस था इस व्यापार का, मलक्का से भारत का, और फिर भारत से यूरोप का, कोरोमंडल से मालाबार तट, फिर वहाँ से वही कैप ऑफ गुड होप होते हुए यूरोप तक का, उसका प्रमुख केंद्र इनकी नज़र में कौन सा था? मलक्का। मलक्का से व्यापार का आपका जो मालाबार, जो चोलमंडल या कोरोमंडल तट है, इसीलिए इन्होंने बायां हाथ बतलाया है उसको। मलक्का यानी कि मलेशिया को ये लोग सूती वस्त्र भारत के कोरोमंडल तट से लेके जा रहे हैं, और वहाँ से गर्म मसालों की ये लदाई करवा के उसको कहाँ पे उतार हैं? जो दक्षिणी पूर्वी जो समुद्री तट है भारत का, चोलमंडल या कोरोमंडल पर। इस बात की जानकारी आपको कैम्ब्रिज हिस्ट्री पेज नंबर 35 से प्राप्त होती है, राइट। आगे देखिएगा, कालांतर में तो फिर ये लोग कई प्रकार के वस्तुओं के उपनिवेशों के बीच में वाहक का काम किया था। इस बात को आप लोग पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वही कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जिन 3 वस्तुओं के व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया, नील, शोरा, भारत से सूती वस्त्र, ये तो भारत की बात हो गई। और इंडोनेशिया पर सबसे अधिक इन्होंने जो ध्यान केंद्रित किया वो किसके लिए किया था? गरम मसाले के व्यापार के लिए। तो भारत से अधिक इनका व्यापारिक महत्व इनके लिए किस चीज़ का था? ये बात याद रखना, इंडोनेशिया के लिए। इसीलिए फिर एंड मतलब जब तक अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो इनका भारत में बहुत विशेष ध्यान नहीं रहा था। और मैंने अभी कहा कि डचों ने जो भारत से जिस वस्तु को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाई वो कौन सा था? ये प्रश्न आएगा, सूती वस्त्र, ये प्रश्न बनेगा। डचों ने जिस वस्तु को यूरोप के अंदर भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख व्यापारिक वस्तु बनाई वो थी सूती वस्त्र। और वैसे भी आप जानते हो भारत के सूती वस्त्र का पूरी दुनिया में कोई सानी ही नहीं था। क्लियर? आगे देखिएगा,
इन्होंने डचों ने पुर्तगालियों का अंत कैसे किया? 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े को हराया। 1641 में डचों ने, हम लोग प्रीवियस क्लास में इस बात को देख चुके हैं जब हमने पुर्तगाली पढ़ा था। 1641 में इन लोगों ने पुर्तगालियों से मलक्का द्वीप जीत लिया। मलक्का कहाँ पर है? मलेशिया में। क्लियर? आगे जाकर 1658 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका छीन लिया और 1663 ईस्वी में मालाबार जो दुर्ग है, मालाबार जो तट है, मालाबार तट कौन सा है? केरल वाला, यानी कि जो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी जो समुद्री तट है केरल वाला, वो पूरा का पूरा एरिया इन्होंने किससे, वहाँ पे कोचीन, कन्नूर की जितनी बस्तियाँ थी वो सारी पुर्तगालियों से इन्होंने छीन ली, डचों ने छीन ली। इस प्रकार से पुर्तगालियों की शक्ति का अंत डचों ने किया। डचों की शक्ति का अंत बेदारा युद्ध 1759 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। उसे भी अपने को आगे देखना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको बेहद अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यह भी आपको देखना है कि भारत में डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख थे, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख का मतलब जो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है वो फैक्टर कहलाते थे। लेकिन जो भारत में डच उपनिवेश, डच बस्तियों की राजनीतिक गतिविधियों का जो पूरा, व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का जो पूरा जो संचालन कर रहे थे वो कहलाया करते थे गवर्नर। जबकि पुर्तगालियों का जो यहाँ प्रमुख था भारतीय उपनिवेश का, वो कहलाया करते थे वायसरॉय। आगे देखिएगा, डचों ने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए, डचों ने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए जो पद्धति अपनाई वो कौन सी पद्धति थी? हमने शुरुआत में भी कहा, सहकारिता आधारित कार्टेल, यानी कि भारतीयों को इन्होंने सहयोग की नीति पर अपना व्यापारिक साझेदार बनाया और विश्व के वाणिज्यिक इतिहास में अपने साझेदारों को सर्वाधिक लाभांश देने वाली कोई कंपनी है तो वो VOC, वेरिंगी दे ओस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने, बहुत छोटी सी कंपनी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आज के आज में डच कंपनी पूरी हो जाएगी, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर डचों की, मतलब इनकी, तो मैं डच और पुर्तगालियों का पूरा एक कंपेरेटिव स्टडी पकड़ाऊंगा। और ये तरीका इतना अच्छा होगा क्योंकि आपको रेगुलर टेस्ट मिल रहा है, रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं और रेगुलर नोट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मुझे बताइए क्या बचता है? कुछ भी शेष नहीं बचेगा इसके बाद आप लोगों के लिए। आप आराम से अपने, कोई बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात मेरे कहने की तुलना में बेटर आप मुझे खुद लिखकर बोलें। आप अपना कहा जो आप समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का तब है हुजूर जब एक कहे और बाकी सब समझे। आई थिंक आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने, इस बात को याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डचों को 1664 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्रदान किए थे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1664 में कहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में डचों को व्यापारिक एकाधिकार, लेकिन कितना वार्षिक चुंगी पर, जो भी इनकी कुल जो कमाई होगी उस पर 31.5% वार्षिक चुंगी पर 1664 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इनको व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए थे। अगला देखिएगा, डचों के भारत में कई सारे युद्ध हुए थे, लेकिन दो प्रमुख युद्ध हैं। एक तो है कोलाचेल युद्ध जिसमें 1741 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो त्रावणकोर जो नरेश थे, मार्तंड वर्मा, उन्होंने केरल में डचों को परास्त करके एक तरह से अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया था। तो लगभग मालाबार के अंदर संपूर्ण शक्ति का पतन हो गया था कोलाचेल युद्ध के पश्चात, क्योंकि इससे पहले ये पुर्तगालियों से उनकी मालाबार तट की जितनी भी बस्तियां थी वो सारे के सारी छीन चुके थे। और 1759 में बंगाल के अंदर बंगाल के चिनसुरा में जो युद्ध लड़ा गया था 1759 में, वो था बेदारा युद्ध। क्योंकि बंगाल के चिनसुरा में लड़ा गया, इसीलिए इसको चिनसुरा युद्ध भी कहते हैं, बेदारा युद्ध को। ये डचों एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था बेदारा युद्ध, डचों एवं अंग्रेजों के बीच में होता। और इस युद्ध में पूरी तौर पर अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर भारत का व्यापारिक साम्राज्य, डचों का भारत में व्यापारिक साम्राज्य समाप्त कर दिया था। प्रश्न आएगा, डचों की जो निर्णायक हार जिस युद्ध के द्वारा हुई वो था बंगाल में चिनसुरा के निकट या बेदारा में
1759 में लड़ा गया अंग्रेज़ों के साथ, और जिसमें अंग्रेज़ों के हाथों डचों की निर्णायक हार हुई थी। ब्रिटिश कंपनी के साथ जो संबंध थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैंने हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है। डचों ने भारतीय राजाओं का साथ दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा डच व्यापारी कंपनी को कमज़ोर करने के लिए। ये प्रश्न आएगा कथन कारण के रूप में, या आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? सुमेलित कीजिए। डचों की व्यापारिक शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, डचों के व्यापारिक साम्राज्य को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं को सपोर्ट किया था। अभी आपने देखा कोलाचेली युद्ध में 1741 में मार्तंड राजा जो थे त्रावणकोर के, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता से बिल्कुल खदेड़ दिया मालाबार केरल के इलाके से संपूर्ण डचों को, राइट। यद्यपि यदि हम बात करें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि इन डच और अंग्रेज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप में हुई थी। असल में ये इंडोनेशिया में अम्बोना हत्याकांड से, लेकिन चूंकि ये भारत के बाहर की स्थिति है, इंडोनेशिया में, जहाँ पर वहाँ की जो डच गवर्नर था उसने कुछ अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। उसके बाद युद्ध लड़ा गया, क्रॉमवेल युद्ध, जिसको फर्स्ट एंग्लो डच बैटल भी कहते हैं, 1652 से लेकर 54 तक। और इसका जो अंत हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1654 में वेस्टमिनिस्टर संधि के द्वारा, जो लंदन में हुई थी। उसके द्वारा डचों की निर्णायक हार हुई थी भारत से बाहर, और उसमें इनको अपना पोलुरन टापू डचों को सौंपना पड़ा था। लेकिन भारत के अंदर तो ये लंबे समय तक इनकी संधियाँ चलती रही। जैसे 1814 में एंग्लो डच संधि हो गई थी, राइट। तो उसके द्वारा जो कोरोमंडल और डच था, कोरोमंडल जो इलाके थे वो डचों के पास आ गए थे। लेकिन 1824 में दोबारा संधि जो हुई उसमें पुनः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। फिर 1825 ईस्वी तक उन सभी क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार मान लिया गया, और 25 के अंत तक तो वैसे भी डचों का भारत में बहुत कुछ जोर नहीं बचा था। श्रीलंका उनके हाथ में आ चुका था, इंडोनेशिया उनके अधिकार में आ चुका था, और एक तरह का समझौता हो गया था कि भारत के बाद श्रीलंका और इंडोनेशिया में अंग्रेज डच व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और भारत में अंग्रेज हितों को डच अरब सागर के अंदर या बंगाली खाड़ी में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी डचों और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इस प्रकार से फिर ये हिस्सा हो गया था, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात है, भारत में जो अंतिम डच बस्ती रही थी वो सिरमपुर रही थी, और सिरमपुर को 1845 ईस्वी में डेनमार्क के द्वारा, क्योंकि डच के फिर अंग्रेजों के बाद डैन आए, डैन के बाद फ्रेंच आए थे, तो फिर अंतिम जो डच बस्ती थी सिरमपुर भारत में, वो बाद में डैन के पास आ गई थी, और फिर डैन के द्वारा स्थानांतरित हो गई थी किसको? ब्रिटेन को। इस प्रकार से रही से जो शक्ति थी डचों की भारत में, वो भी उत्तरोत्तर कम होती चली गई। डचों की असफलता के यदि प्रमुख कारणों के रूप में यदि हम देखें तो सरकार के सीधे नियंत्रण में थे, और भ्रष्टाचार तो फिर वो दीमक है जो कितने ही बड़ी महल हो, लकड़ी का है तो पूरा बर्बाद होगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तानियों को यदि हम देन की बात करें भारतीयों की, डचों की, तो हमने अभी कहा कि आधुनिक कारखाना जो व्यवस्था का जो जनक जो कंपनी मानी गई है वो डच व्यापारी कंपनी है। और कहते हैं, जो कहा जाता है कि 1650 ईस्वी में अपने बंगाल के कासिम बाजार में 3000 कारीगर रखे थे एक ही छत के नीचे रेशम चक्री के उद्योग में। 1799 ईस्वी में आपने बंगाल में सिरमपुर में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1799 में, जिसने कई सारी बुक्स छापी थी यहाँ पर। और इस प्रकार से ये डच वाला अध्याय आपका पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग भले ही अभी हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे लिए तो वही वाली बात है कि पहले भी मैं आप लोगों को नहीं देख पाता था, लेकिन हाँ आप कमेंट्स के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा इस क्लास के एंड में कि ये अध्याय आपको कैसा लगा, क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, नोट्स कैसे लग रहे हैं, पूरा आप लोगों के सामने एक एक चीज़ आ रही है। तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आकर, ताकि मेरे लिए एक ऊर्जा रहे, एक मोटिवेशन रहे, एक इंस्पिरेशन रहे, और मैं फिर और बेहतर, क्योंकि लेकिन मैं जितना मैं समझ रहा हूँ, मैंने इस समय अपने आप को पूरा 100% झोंका हुआ है। मैं कोई कोर कसर नहीं रख रहा हूँ। जितना एक दिन भर में जितना मैं अपनी कुव्वत पर काम कर पाता हूँ, 100% अपनी संपूर्ण ताकत झोंक कर उसी प्लेटफॉर्म पर आकर मैं क्लासेस भी तैयार करता हूँ और नोट्स भी तैयार करता हूँ।
तो इसी उम्मीद के साथ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो होगी डच एवं पोर्तुगीज़ जो ट्रेड एंड कॉमर्स कंपनीज हैं उनके बीच का एक कंपेरेटिव स्टडी मैं आप लोगों को पकड़ाऊँगा। अगली जो क्लास होगी, देखिए कि अब मैं आपका जो हड़प्पा सभ्यता चल रही है और इधर इस्लाम चल रहा है वहाँ से लूँगा। कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट जो डे है वहाँ से मैं आप लोगों को 2 क्लासेस रोजाना दूँ, एक भारतीय पर और एक राजस्थान पर। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ, विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, और अपने विचारों द्वारा मुझे अवश्य अवगत करवाइएगा। वंदे मातरम।